बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुनीर अहमद। कोर्स है मैनेजरियल अकाउंटिंग। टुडे वी विल डिस्कस यूनिट 3 दैट इज़ अबाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की जो मुख्तलिफ़ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वो कौन सी हैं और उनको कैसे अप्लाई किया जाता है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री, लेट वी रिव्यू व्हाट इज़ meant बाय इन्वेंट्री। एनीथिंग दैट कैन बी फिजिकली सीन, touched or used and can be stored for current and future use for any purposes is known as inventory. ट्रेडिंग बिजनेस में जिन अशिया का कारोबार किया जा रहा होता है वो उसकी इन्वेंट्री कहलाती है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वेंट्री में भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, जो गुड्स अभी इन प्रोसेस हैं, कंप्लीट नहीं हुई, जिन पे फर्दर वर्क करना बाकी है, वो वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री कहलाएगी। और जब गुड्स रेडी फॉर सेल हो जाएं, वो गुड्स हमारी फिनिश्ड गुड्स कहलाती हैं। इसी तरह मेंटेनेंस पार्ट्स ऑफ मशीनरी, टूल्स एंड बिल्डिंग्स, ऑफिस सप्लाईज, these are different types of inventories which may exist in a manufacturing concern. Dear students, why inventory control is necessary? There are some objectives कि हम इन्वेंट्री को कंट्रोल क्यों करते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए एक अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले एंटिसिपेटेड डिमांड। एक अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम वक्त से पहले आपको ये आगाह कर देता है कि आपकी इन्वेंट्री की फ्यूचर डिमांड क्या है। इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के स्कोप में फॉल करता है। लाइक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, वेयर हाउसिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ मटेरियल्स। ये वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन के लिए एक अच्छे इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम का होना ज़रूरी है। इसी तरह इस बात को इंश्योर करना कि हमारे पास सफिशेंट इन्वेंट्री अवेलेबल हो ताकि स्टॉक आउट की पोजीशन से हम बच सकें। सफिशेंट इन्वेंट्री स्टॉक शुड बी मेंटेन्ड टू रन द प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली एंड टू अवॉइड द स्टॉक आउट कॉस्ट एज वेल एज ओवर स्टॉकिंग, कि ना तो ओवर स्टॉकिंग की सिचुएशन हो कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को इन्वेंट्री में बाउंड कर लें, और ना ही स्टॉक आउट की पोजीशन हो कि हम कस्टमर्स के ऑर्डर्स को फुलफिल ना कर सकें। इसी तरह सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग भी इन्वेंट्री कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स में फॉल करता है कि जिस भी डिपार्टमेंट को जो इन्वेंट्री रिक्वायर्ड हो वो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को रिक्विजिशन सेंड करे और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट तमाम डिपार्टमेंट्स की डिमांड की बेसिस पे इन्वेंट्री को, मटेरियल को परचेज करे। इसी तरह क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इन्वेंट्री की क्वालिटी को इंश्योर करना भी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के स्कोप में फॉल करता है। डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss what are the different techniques of inventory control. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल बजट। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए हम बजट प्रिपेयर करते हैं। द मटेरियल बजट इज डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। प्रोडक्शन जब भी हम प्लान करते हैं उसको हम एनालाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाईज, पार्ट्स एंड देयर क्वांटिटीज़, कि हर इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए
उससे एसोसिएटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन तमाम की डिटेल मेंशन की जाती है, उन तमाम की क्वांटिटीज़ मेंशन की जाती हैं, साथ साथ उनकी फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी कंसीडर किया जाता है कि इन पार्ट्स को परचेज़ करने के लिए कितने फाइनेंशियल इन्वॉल्व होंगे। ये तमाम का तमाम काम प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल बजट में फॉल करता है। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ इन्वेंट्री लेवल्स। हम डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स डिटरमिन करते हैं। इसी तरह EOQ को डिटरमिन करने से भी इन्वेंट्री को हम कंट्रोल करते हैं कि EOQ को डिटरमिन करने से हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिटरमिन करते हैं कि ताकि हमें वो इकोनॉमिकल क्वांटिटी कैलकुलेट होके हमारे पास आ जाए कि जिसके ज़रिए हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। देन implementation of proper purchase procedure is another technique. Payment for purchase of materials, proper storage and issuance of materials के different जो storage और issuance of materials के मुख्तलिफ methods हैं, जिनमें last in first out method, first in first out method, moving average method, specific identification methods, ये वो मेथड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रॉपर स्टोरेज एंड इश्यूएंस ऑफ मटेरियल के लिए। देन वी कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर करते हैं। एंड इन द लास्ट वी फिज़िकली वेरीफाई द इन्वेंट्री कि जो हमारी बुक्स में इन्वेंट्री शो हो रही है और जो इन्वेंट्री हमारे पास फिज़िकल अवेलेबल है उसको हम रैंडमली वेरीफाई करते हैं ताकि हम अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स कि कौन कौन से इन्वेंट्री लेवल्स हैं और इनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। सबसे पहले ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल को हम री ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग पॉइंट मुख्तलिफ नाम से जानते हैं और ये वो लेवल है कि जब इन्वेंट्री हमारी इस लेवल पर पहुंचती है तो हम इन्वेंट्री परचेज़ करने के लिए जो हमारा प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसको इनिशिएट कर देते हैं। तो इस लेवल को ऑर्डरिंग लेवल कहते हैं और ऑर्डरिंग लेवल को कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक मैक्सिमम डेली कंजम्पशन एंड मल्टीप्लाई विद मैक्सिमम री ऑर्डरिंग टाइम। यहाँ लीड टाइम भी इसको कहा जा सकता है और री ऑर्डरिंग टाइम भी कहा जा सकता है। इन्वेंट्री परचेज प्रोसेस इनिशिएट करने से लेकर जब तक वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं पहुंच जाती वो तमाम का तमाम ड्यूरेशन लीड टाइम कहलाता है। तो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन को मैक्सिमम री ऑर्डरिंग टाइम या लीड टाइम से मल्टीप्लाई करने से वी विल गेट ordering level. For example, if the maximum consumption of ABC company is 350 units and lead time allowed to supplier for delivery is 20 days, then we will get 7,000 units by multiplying 350 units into 20 days. क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो हमारा मैक्सिमम कंजम्पशन है वो 350 यूनिट्स है और जो लीड टाइम है डैट इज़ 20 डेज। जब हम 350 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से वी विल गेट 7,000 यूनिट्स, डैट इज़ आवर ऑर्डरिंग लेवल। इसको हम री ऑर्डरिंग लेवल भी कहते हैं और ऑर्डरिंग पॉइंट भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन्वेंट्री लेवल इज़ मिनिमम लेवल। ये वो इन्वेंट्री लेवल है कि इतनी मिनिमम इन्वेंट्री हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, इससे बिलो इन्वेंट्री लेवल को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे बिलो जाएगी तो इस बात का ख़दशा है कि स्टॉक आउट की पोजीशन होगी और हम कस्टमर्स के जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक ऑर्डरिंग लेवल and deduct
एवरेज डेली कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। एवरेज डेली कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे ऑर्डरिंग लेवल से माइनस कर देंगे तो हम मिनिमम लेवल ऑब्टेन कर लेंगे। द मिनिमम लेवल इन दिस एग्जाम्पल इज वर्क आउट बाय टेकिंग द डाटा एज अंडर। ऑर्डरिंग लेवल हमारे पास 7000 यूनिट्स हैं, एवरेज डेली कंजम्पशन 300 यूनिट्स है, लीड टाइम 15 डेज है। नाउ वी विल कैलकुलेट मिनिमम लेवल अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सबसे पहले ऑर्डरिंग लेवल हम लेंगे, दैट इज 7000 यूनिट्स, देन वी विल डिडक्ट एवरेज डेली कंजम्पशन इनटू लीड टाइम, दैट इज 4500 यूनिट्स। 4500 यूनिट्स को हम 7000 यूनिट्स से डिडक्ट करेंगे एंड वी विल गेट 2500 यूनिट्स। इन दिस वे वी विल कैलकुलेट minimum level of inventory. Dear students, next inventory level is maximum level. Maximum level वो level है कि इससे ज़्यादा इन्वेंट्री का स्टॉक हम मेंटेन नहीं रखते until unless कि कोई ऐसी पोजीशन हो या हम फोरकास्ट करें कि आगे आइंदा आने वाले दिनों में हमें इन्वेंट्री की शॉर्टेज हो सकती है या कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है कि हम बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। उस सूरत में हम मैक्सिमम लेवल को ऑब्ज़र्व नहीं करते। अदरवाइज़ अगर कोई फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज़ होने का अंदेशा हो तो फिर हम मैक्सिमम लेवल को ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे। अदरवाइज़ हम नॉर्मल बिजनेस डेज़ में नॉर्मल ऑपरेशंस के दौरान मैक्सिमम लेवल को ऑब्ज़र्व करते हैं और इससे ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन नहीं करते। मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक ऑर्डरिंग लेवल प्लस EOQ माइनस मिनिमम डेली कंजम्पशन इनटू लीड टाइम। मिनिमम डेली कंजम्पशन को लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे हम माइनस करेंगे EOQ से and then add in ordering level. Here is another example where ordering level is 7000 units, economic order quantity is 9800 units, minimum daily consumption 275 units and lead time 15 days. To calculate the maximum level, we will take 7000 units plus 9800 units of EOQ and will deduct 275 units by multiplying with 15 days. इस तरह we will get maximum level that is 12,675 units. ये वो इन्वेंट्री का लेवल है कि जो हम मेंटेन करेंगे और इससे ज़्यादा कोशिश करेंगे हमारी इन्वेंट्री का लेवल ना हो। नेक्स्ट लेवल इज़ डेंजर लेवल। डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी इन्वेंट्री मिनिमम लेवल से बिलो चली जाती है तो वो डेंजर जोन में दाखिल हो जाती है और डेंजर लेवल कैलकुलेट करने के लिए हम एवरेज डेली कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करते हैं लीड टाइम फॉर अर्जेंट डिलीवरी। ये वो टाइम है कि जो हम अर्जेंट बेसिस पे ऑर्डर परचेज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। आम तौर पर हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल टाइम पीरियड होता है और एक अर्जेंट टाइम पीरियड होता है। तो अर्जेंट टाइम पीरियड के लिए ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ती है। तो जब इन्वेंट्री डेंजर लेवल तक आ जाए तो उस सूरत में हमें अर्जेंट बेसिस पे इन्वेंट्री को परचेज़ करना पड़ता है। इस एग्जाम्पल में वी हैव 300 यूनिट्स एवरेज डेली कंजम्पशन एंड 4 days ऑफ लीड टाइम कि अर्जेंट बेसिस पे अगर हमें इन्वेंट्री परचेज करनी हो देन वी विल रिक्वायर्ड 4 days एंड इन दिस वे वी विल कैलकुलेट 1200 यूनिट्स ऑफ डेंजर लेवल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिफरेंट इन्वेंट्री लेवल्स जो है वो डिस्कस किए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बखूबी समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।